एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए दुर्खीम। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी आत्महत्या। उसमें उन्होंने बताया कि प्रकल्पनाएं विशिष्ट जटिल आदर्श प्रारूप में कैसे संबंधित होती हैं। जैसे गांव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ये हम देखते हैं वास्तव में गांव की अपेक्षा नगरों में ज़्यादा है। लेकिन क्यों? इसके लिए हमें तर्क देना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में गांव की अपेक्षा सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, शहरों में गांव की अपेक्षा स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। ये तर्क हैं और इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्महत्या की दर गाँव के बजाय शहरों में होती है। गांव एक छोटा सा है, कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है 4 लोगों को पता चल जाती है। शहर में अपने बाजू में क्या हुआ पता ही नहीं। ये कारण है, आपस में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। गांव में पूरे गांव को एक दूसरे को समझता है। गाँव के अंदर प्रवेश करो, पूछो कि फलाने का घर कहाँ है, तुरंत में पहुंचा देगा। शहर में बगल में खड़े हैं, उससे पूछ रहे हैं ये वाला घर किसका है, किसने, उसे पता ही नहीं। तो ये सब क्या है? एक तर्क हैं, तर्क के आधार पर जटिल आदर्शवाद रूप हैं, उनका हम संबंध देखते हैं। दूसरा उन्होंने संबंधात्मक कारक बताया आत्महत्या का। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं अपनी बुक में। हो सकता है कि आज के समय में, आज के दृष्टिकोण में ये सत्य हो या ना हो, लेकिन इन सिद्धांतों को लेकर हम उसकी क्या करेंगे, अध्ययन कर सकते हैं, अपने रिसर्च को, सत्यता को जांच कर सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने बताया, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इसमें कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक प्रकृति और दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाल अपराध के लिए जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतकार हैं, वो कहते हैं बाल अपराध क्यों होता है, बच्चा क्यों अपराध करता है, उसके पीछे जो कारण हैं वो बताते हैं मानसिक विकृति। उनके मानसिक रूप से कहीं विचलन होता है जिसके कारण वो अपराध करते हैं। लेकिन जो वंशानुक्रमवादी हैं, वंश को वो मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ ये काम ही होता आ रहा है, वो जो है बुरे वंशानुक्रम को इसका उत्तरदायी ठहराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कारणात्मक प्रकल्पना भी इसे हम कह सकते हैं। हमें ये ज्ञात होता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। जैसे, और इसका एक उदाहरण हम देखें, उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि उसमें किसी भी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्रकल्पना है। इस तरह से 3 प्रकार की जो है गुडे एंड हार्ट ने प्रकल्पना के प्रकार बताए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी प्रकार हैं, जिसमें है सकारात्मक कथनों से संबंधित। मतलब एक प्रकल्पना जो हम इस आधार पर भी बनाते हैं, जो किस पे हो, सकारात्मक कथनों पर, जो हम सोचते हैं उसके आधार पर। प्रकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे पुरुष की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। तो ये क्या हमारे सकारात्मक सोच है। इसी तरह से नकारात्मक सोच, नकारात्मक कथनों के संबंधित कुछ हमारी प्रकल्पनाएं नकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। तीसरा है शून्य कथनों से संबंधित। ये तो 2 ही, सकारात्मक और नकारात्मक। एक होती है नल हाइपोथेसिस।
इस प्रकार की प्रकल्पना में न सकारात्मक और न नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और प्रशिक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुष और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो ये क्या हुई? नल हाइपोथेसिस, शून्य। काम चलाओ प्रकल्पना। ऐसे पैने अनुमान व स्थायी महत्वपूर्ण विचारों को ही किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं। काम चलाओ